हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 41 में हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पार्ट 2। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रो करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो और उसका पाथ हमने प्रूव किया था कि वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है ना। और उसके अलावा हमने अलग अलग केसेस में डिफरेंट केसेस में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जैसा कि लास्ट टाइम अगर मान लीजिए ये एक गिवन सरफेस है ना, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिसकी हाइट h है फ्रॉम द गिवन सरफेस, और जो प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट मस्ट बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा, इन वर्टिकल प्लेन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है इन 2D। अब साथ में ये भी बताया है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं ना, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसको हम प्रेफरेबली एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको हम वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में हमने डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई माना था ना। ये बातें हम ऑलरेडी पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके थे। तो अब जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो हुआ तो जिस पॉइंट से थ्रो हुआ उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं ना। तो ये आगे बढ़ता हुआ ग्राउंड पे टकराएगा ना ए पॉइंट पे। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगी। उसको हमने क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर। और जो ए पॉइंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस ओरिजिन से कितना दूर है? हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। तो ए पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट, एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट वो आर है, और जो ए पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड है ना, तो वो पॉइंट ओरिजिन से अलोंग वाई एक्सिस कितना दूर है? एच, हाइट है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पे +h लेंगे ना। ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई। तो अभी ये पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो एट एनी टाइम t, क्योंकि हमने जो थ्रो करने वाला टाइम है ना उसको हमने 0 मान लिया ना, तो इट मीन्स O से P पहुंचने में कितना टाइम लगा? t टाइम। तो पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है? x एंड y है ना। और इन x और y की वैल्यू आपने निकाली थी, यही थी ना। और जब हमने यहां से फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट की थी तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनी थी ना प्रोजेक्टाइल की। और ये ठीक है, और ये पैराबोलिक फॉर्म में है ना, मींस क्वाड्रेटिक फॉर्म में होने के कारण पैराबोलिक इक्वेशन है। तो यहां से प्रूव हुआ था कि जो पाथ हो प्रोजेक्टाइल है दैट इज पैराबोलिक। अब इससे आगे की बात करें
कि ये दो इक्वेशन से ही हमने डिफरेंट फॉर्म्स, मीन्स जैसे अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंबल कैपिटल टी, स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ रिप्लेस कर देना है और वाई को एच के साथ। तो वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बना था हमारा, अंडर रूट। और यहां से हमने प्रूव किया था कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना, उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाइट, किसकी हाइट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की, जहां से ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, और इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितनी है। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में एप्लीकेबल है ना, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमने रेंज निकाली थी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ, टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ और एक्स को आर के साथ रिप्लेस कर देना ना। और अगर हम ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आर की वैल्यू यू अंडर रूट, ठीक है ना, तो ऐसे आ गए। तो ये इक्वेशंस आ रही है ना, नंबर 4, 5, 6 है ना। अब इसके साथ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट भी निकाली थी। उसके लिए क्या कहा था कि आप इक्वेशन नंबर 1 को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वो dx बाई dt है ना, vx वेलोसिटी का x कंपोनेंट बनेगा u, और अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वो gt आ जाएगा ना, dy बाई dt है ना। तो अब यहाँ से वेलोसिटी u i कैप प्लस gt a कैप है ना। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है जो इम्पोर्टेंट है, कि जो प्रोजेक्टाइल है तो उसमें आप देख रहे हो कि जो Vx है उसका मीनिंग है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में हमने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना की तरफ ड्रॉ किया है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने एक्स एक्सिस माना है। तो इस कारण जो Vx है ना वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और आप देख रहे हो कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो u है, मीन्स वो कांस्टेंट है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स हर वक्त सेम रहेगा। बट जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, अब y एक्सिस अलोंग वर्टिकल है, तो इस कारण vy को आप क्या बोल सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इट मीन्स जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वो वेरिएबल है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट है। तो ये दो रिजल्ट्स आ गए ना। अब जो टोटल वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल है, क्योंकि टोटल वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, और जो स्पीड है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो भी टाइम डिपेंडेंट है, मींस वेरिएबल है ना। तो इस तरह से हमने इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर ली। अब इसके साथ अगर आप बात करें कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ेगी। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो लीनियर मोमेंटम है ना उसका सिंबल है p वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है और mv के इक्वल होती है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी है, और नॉर्मल कंडीशंस में क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहता है, तो इट मींस अगर वेलोसिटी वेरी करेगी तो मोमेंटम भी वेरी करेगी, है ना। अब यहाँ देखिए आप कि हमने कहा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है, मींस वेरी करेगी टाइम के साथ। तो इट मींस जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें मोमेंटम भी वेरी करेगी, वेरिएबल होगी, है ना। तो ये बात भूलनी नहीं है। अब इसके साथ क्योंकि अगर टोटल मोमेंटम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट मास इनटू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट। अब यहां से आपने क्या सीखना है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मींस vx कांस्टेंट है ना, तो अगर vx कांस्टेंट है, मास तो है ही कांस्टेंट, तो px भी कांस्टेंट होगा, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट होगा। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है vy, तो ये वेरिएबल है, तो इट मींस जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो भी
वेरिएबल होगा ना, तो टोटल मोमेंटम भी वेरिएबल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम भी वेरिएबल, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना। अच्छा, अब जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, तो इस मोशन के दौरान क्या हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू स्मॉल जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है। अब एक बात और जो आपने नोट करनी है वो क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, अब ये बात आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो स्पीड पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। अब हमने क्या बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन है ना जो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो स्पीड है वो वेरी करेगी, तो अगर स्पीड वेरी करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी, है ना, चेंज होगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है। और यहाँ पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, तो यहाँ पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का फार्मूला हम यूज करते हैं ना, mgh। अब आप देख रहे हो कि जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, जब हमने O से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ रहा है तो उसकी जमीन से हाइट कम होती जा रही है ना, ऊंचाई कम होती जा रही है। तो इट मीन्स h के वेरी करने से पोटेंशियल एनर्जी भी बदलेगी, है ना। इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी, बट मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल नीचे आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, है ना, बट दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इट मीन्स आपने क्या सीखा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, एक्सेलरेशन, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती है ना, ये बदलती नहीं है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बट दूसरी तरफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, velocity, momentum, then kinetic energy, then potential energy, तो ये क्वांटिटीज वेरिएबल है ना, तो ये याद रखने हैं ना नाम। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसके दौरान कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है, ये आपको याद होना चाहिए ना। अब जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ए बॉल इज थ्रोन horizontally from the top of a tower and strikes the ground in 3 seconds at an angle of 30 degree। अब यहाँ से समझिए, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली मींस ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है ना, और थ्रो करने के बाद जमीन पर गिरने का टाइम 3 सेकेंड है। इट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड है, ठीक है। और जब वो थ्रो हुई, मींस अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें
कि अगर ये ग्राउंड है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये इस पॉइंट पे अगर हम मान लें कि वेलोसिटी, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये वाला एंगल, दिस एंगल, इसको हमने अगर अल्फा मान लें तो ये अल्फा आपको क्या दिया हुआ है 30 डिग्री है ना। तो अब एक तो हमने हाइट ऑफ टावर निकालनी है, उसके लिए तो आपको याद आना चाहिए कि जो टाइम ऑफ लाइट होता है ना वो √2h/g है ना। अब t की वैल्यू 3 दी हुई है, 2h/g, g बोला है कि 10, तो स्क्वेयरिंग करके 9 = h/5, तो h = 45 मीटर है ना। ये आंसर आ गया हमारा। पर जब हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है, उसमें क्या निकालना है, स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। अब क्या याद आना चाहिए, ये जो वेलोसिटी है ना, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है ना, इंक्लाइंड है ना, तो हम इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं ना। तो ये कंपोनेंट बनेगा Vx और ये वाला Vy। अब क्योंकि आपको याद होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ना हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं ना, इस कारण जो ये Vy है वो पॉजिटिव है ना। अब अगर ये अल्फा है तो इसका मतलब ये एंगल भी अल्फा हो गया ना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, तो इसमें अल्फा के सामने परपेंडिकुलर बेस, तो tan अल्फा = Vx/Vy। अब यहाँ पे याद आना चाहिए कि Vx जो है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वो u होता है और Vy gt, ठीक है। तो u की वैल्यू tan अल्फा हो गई। बट अगेन अब यहाँ से स्मॉल t होता है टाइम टेकन, मीन्स जब हमने इसको थ्रो किया था वो 0 टाइम था ना, तो स्मॉल t टाइम है टाइम टेकन। अब क्योंकि जो वेलोसिटी हमें दी हुई है वो किस टाइम पे है, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, मीन्स जो स्मॉल t की वैल्यू है वो कैपिटल T के इक्वल होगी ना। तो स्मॉल g की वैल्यू 10 है, कैपिटल T की वैल्यू 3 है, और tan अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है ना। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गई है ना। समझ आई बात। अच्छा, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की है ना, अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बस मूविंग एट 72 km/h ऑन द रोड। अब नॉर्मली हमें क्या कंफ्यूजन क्या होती है कि जब हमारे सामने स्टेटमेंट में जो वर्ड आता है ना, यूज होता है ड्रॉप्ड, तो हम जो वेलोसिटी है ना इनिशियल वो 0 ले लेते हैं ना। बट आपको बताया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा ना, तो वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जितनी जिस जगह से वो ड्रॉप हो रहा है ना, तो उसकी है। अब ये स्टोन ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम ए मूविंग बस, विंडो ऑफ मूविंग बस, तो मूविंग बस जो है तो उसकी जितनी वेलोसिटी है वही स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब बस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है ना, जमीन हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, उसके ऊपर ही बस चलती है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इट मींस जो स्टोन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इट मींस 72 km/h बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब इसको हमने नाउ विंडो जहां से ड्रॉप हुआ वो जमीन से कितनी हाइट पे है, 2 मीटर। अब g की वैल्यू 10 दी हुई है ना, तो हमने डिस्टेंस अलोंग द रोड वेयर द स्टोन विल स्ट्राइक मींस हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है ना। तो अब आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये फार्मूला याद आना चाहिए। तो ये
आंसर आ जाएगा ना आपका इसको सॉल्व करके। समझ आई बात? गॉट इट? अब यहां देखिए आप, ये टिपिकल प्रॉब्लम है थोड़ी। अब इसमें क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहां देखिए कि सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है ना, विद द हॉरिजॉन्टल। अब ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, तो हम ये टॉप है ना, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं ना, यहां से थ्रो हुआ। तो अब ये पार्टिकल मान लीजिए ए पॉइंट तक पहुंचा, तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्रेफरेबली पॉजिटिव वाई मानते हैं ना। तो अब ये एट व्हाट डिस्टेंस विल द पार्टिकल, तो हमने ओ से ए तक की दूरी ये आर निकाली ना, ये वाली ये ओ ए आर है। अब यहां देखिए आप कि ये जो पार्टिकल है जहां पे वो इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है ना, मान लीजिए ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस की तरफ कितना दूर है, एक्स, और वाई की तरफ वाई, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई के बीच में प्रोजेक्टाइल के केस में क्या रिलेशन होता है, वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, है ना, तो ये रिलेशन आ गया। अब एक्स और वाई हमने अपनी तरफ से चूज किए हैं ना, हमें आर चाहिए। अब इसके आगे आपको ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल, ये वाली है ना, ये छोटी वाली ट्राइंगल और ये बड़ी वाली ट्राइंगल सिमिलर होने के कारण ये एंगल बराबर है ना। अब इस ट्राइंगल में ये एक्स है और ये वाई है ना, और ये आर है, ये थीटा है। अब अगर हम एक्स और आर के बीच में रिलेशन निकालें, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है, तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, तो एक्स की वैल्यू आर cos थीटा होगी। और इसी ट्राइंगल में अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वाई बाय आर, तो वाई की वैल्यू आर साइन थीटा होगी। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, अब ये स्क्वायर है ना, अब ये तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप फर्दर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अब साइन थीटा है, नीचे 2 कॉस थीटा ना, साइन ओवर कॉस टेन थीटा और 1 बाय कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के इस पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन कौन सी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, कौन सी वेरिएबल हैं, है ना। उसके अलावा हमने प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है, तो उनके बारे में बात की। अब लास्ट पॉइंट में अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए ये एक दीवार है ना, और इस दीवार पर मान लीजिए ये एक टारगेट है ना, तो अगर हमने इस टारगेट को हॉरिजॉन्टली निशाने पे लिया ऐसे, तो ये गन है, तो गन की जो बैरल है ना वो बिल्कुल टारगेट के साथ लाइंड है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो अब यहां से जब बुलेट निकलेगी तो वो बुलेट पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई यहां पहुंचेगी, मतलब पहुंचना चाहिए ए पे, पहुंचेगी बी पे, मतलब टारगेट से कितना नीचे, सपोज वाई है ना, वाई नीचे, और अगर ये मान लें ये एक्स है, तो अब ये वाई की वैल्यू
हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होगी ना। मतलब अगर आप किसी भी गन से किसी टारगेट को एम लेके फायर करते हो हॉरिजॉन्टली, तो जब बुलेट टारगेट पे पहुंचेगी तो वो टारगेट से नीचे टकराएगी ना। कितना नीचे टकराएगी? y। तो और ये y की वैल्यू x और u पे डिपेंड करेगी। अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल बनेगी ना, तो अब x की वैल्यू ut है। तो अगर यहाँ पे हमें ये दिया हो कि बुलेट को टारगेट पे पहुंचने में इतना टाइम लगा ना, तो y की वैल्यू हाफ gt स्क्वायर से निकालेंगे। और अगर हमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की टारगेट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हो x, तो फिर y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना। तो अब अगर हम चाहते हैं कि जो बुलेट है वो टारगेट को एग्जैक्टली स्ट्राइक करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम बिल्कुल टारगेट के साथ अलाइन करके हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे तो वो टारगेट को मिस करेगा। तो इट मीन्स कितना मिस करेगा? y डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि टारगेट मिस ना हो, तो हमें पहले ही बुलेट को, जो गन है ना, उसको कितना एम लेके फायर करना पड़ेगा? टारगेट से y डिस्टेंस ऊपर। तो इट मीन्स जब वो टारगेट तक पहुंचेगी तो y नीचे आएगी, मीन्स वो टारगेट के साथ टकरा जाएगी ना। तो इतना ऊंचा रख के अगर हम फायर करेंगे इतना, तो वो टारगेट से टकराएगी। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, भूलना नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।